हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के डेली करंट अफेयर शो में मैं शिखा आज आपके सामने लेकर आई हूँ 7 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है, तो वो देश है चीन। बीजिंग 5 जुलाई चीन ने सोमवार को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक उपग्रह को उत्तर पश्चिम चीन में जियुक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से उसकी निर्धारित कक्षा में भेजा गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर जितने डॉलर का जुर्माना लगाया है वो है $5,000। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर $5,000 का जुर्माना लगाया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट के सभी प्रारूपों से खेलने पर भी 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें 2 साल के लिए निलंबित भी कर दिया गया। जांच में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज को मीडिया साक्षात्कार में उपस्थित होने के दौरान 2019-20 के लिए श्रीलंका के राष्ट्रीय खिलाड़ी अनुबंध के उल्लंघन का दोषी पाया है। हालांकि भविष्य के दौरों पर ध्यान देने के साथ राजपक्षे को बायो सुरक्षित वातावरण के तहत वर्तमान में कोलंबो में ट्रेनिंग कर रहे 13 सदस्यीय टीम में चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंग्लैंड के जिस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं, उस खिलाड़ी का नाम है जेम्स एंडरसन। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन ओवरऑल 216वें खिलाड़ी हैं। तेज गेंदबाज के तौर पर आखिरी बार एंड्रू कैडिक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए थे। इस मामले में रिकॉर्ड विल्फ्रेड रोड्स के नाम है, जिन्होंने 1110 मैचों में कुल 4204 फर्स्ट क्लास विकेट लिए। जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं। उनके नाम कुल 617 विकेट दर्ज हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना से जुड़े निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर हाल ही में पंजाब एवं सिंध बैंक पर जितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है वो है 25 लाख रुपए। RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI के मुताबिक बैंक को 16 मई और 20 मई 2020 को कुछ साइबर घटनाओं की जानकारी दी गई थी। बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार किया है। 2 जून 2016 के इन नियमों का लागू करना सभी बैंकों की जिम्मेदारी है। पंजाब एंड सिंध बैंक को भी पहले कारण बताओ नोटिस भेजा गया था। इस पर बैंक के जवाब को RBI ने संतोषजनक नहीं पाया और इन्हीं निर्देशों के उल्लंघन की वजह से पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोर यानी कि नियोवाइस टेलीस्कोप के कार्यकाल में जितने वर्ष का विस्तार किया है वो है 2 वर्ष। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे या एक्सप्लोरर यानी कि नियोवाइस टेलीस्कोप के कार्यकाल में कुल 2 वर्षों का विस्तार कर दिया है। इस विस्तार के पश्चात नासा का यह नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हंटिंग स्पेस टेलीस्कोप जून 2023 तक कार्य करेगा। दिसंबर 2009 में
वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि वाइज मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। अब तक इस टेलीस्कोप ने 1850 से अधिक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की पहचान की है और उनके बारे में जानकारी प्रदान की है, जिससे हमें अपने निकटतम सौर मंडल को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद जिस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया, वो देश है अफगानिस्तान। 20 साल यहाँ रहने के बाद अमेरिकी और ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान को छोड़ रही हैं। इसी महीने राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की कि बचे हुए 2500-3500 अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर तक वापस आ जाएंगे। ब्रिटेन भी अपने बचे हुए 750 सैनिकों को वापस बुला रहा है। अलकायदा द्वारा अमेरिका पर 9/11 हमले को अफगानिस्तान की धरती से अंजाम दिया। उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से वहां से तालिबान को सत्ता से हटाया गया और अस्थायी रूप से अलकायदा को बाहर निकाला गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में आंध्र प्रदेश और जिस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर पुलिस बलों को तैनात किया गया, वह राज्य है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। तनाव बहुत अधिक बढ़ने की वजह से इन जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में जिसे चुना गया है उनका नाम है मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भारत की दिग्गज महिला मुक्केबाज एनसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह इस 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। वहीं खेलों के समापन समारोह में जो 8 अगस्त को होंगे उनमें पहलवान बजरंग पुनिया भारतीय ध्वज को अपने हाथों में संभालेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बात की जानकारी दी। टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन वैसे तो पिछले साल होना था, लेकिन कोविड के कारण यह खेल नहीं हो सके और फिर IOC यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इन खेलों को 1 साल तक के लिए टाल दिया गया था और अब ये ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच खेले जाने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड टीकाकरण के लिए भारत का प्रौद्योगिकी मंच कोविन को ओपन सोर्स बनाया जा रहा है और यह सभी देशों के लिए उपलब्ध होगा, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए भारत के प्रौद्योगिकी मंच कोविन को जल्द ही सभी देशों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत महामारी से निपटने में अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उल्लेख करते हुए कि प्रौद्योगिकी कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का अभिन्न अंग है। मोदी ने कहा कि सौभाग्य से सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई संसाधन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा इसलिए हमने तकनीकी रूप से संभव होते ही अपने कोविड ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ऐप को ओपन सोर्स बना दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसने 2021-22 के लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के नए नियमों की घोषणा की? तो CBSE ने 2021-22 के लिए कक्षा 10 और कक्षा बोर्ड के परीक्षा नियमों में बदलाव किए हैं। सत्र को 2 अवधियों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक सत्र में 50% पाठ्यक्रम ही शामिल होगा, यानी कि सत्र को कुल 2 भागों में बांट दिया गया है। कुल 2 अवधियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी और दोनों पाठ्यक्रमों में 50% पाठ्यक्रम शामिल होगा। CBSE ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए नई स्कीम की घोषणा की।
10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए इस शैक्षणिक वर्ष को 2 भागों में बांट दिया गया। प्रथम सत्र का एग्जाम नवंबर-दिसंबर महीने में तथा दूसरे सत्र की परीक्षा मार्च-अप्रैल में करवाई जाएगी। सर्कुलर जारी करते हुए सीबीएसई ने कहा, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए पाठ्यक्रम को जुलाई 2021 में नोटिफाई किए जाने वाले पिछले शैक्षणिक सत्र के जैसे ही युक्तिसंगत बनाया जाएगा। सीबीएसई स्कूलों को 31 मार्च को सीबीएसई द्वारा जारी पाठ्यक्रम का पालन करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसके सीईओ राम सेवक शर्मा और इन्फोसिस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकणी को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC बनाने के लिए एक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ONDC को अपनाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। ओपन सोर्स पद्धति पर विकसित खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और इस सलाहकार परिषद के सदस्य हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO RS शर्मा, नंदन नीलेकणी इन्फोसिस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन के सह संस्थापक और प्रमुख अरविंद गुप्ता। तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर 7 जुलाई के समाप्त होते हैं। आई होप आपके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।